बहुत परेशान हो गई हूँ। राजा को अपनी निशानेबाजी पर इतना ही घमंड है कि अपने शौक के लिए अक्सर मासूम पक्षियों की जान ले लिया करते हैं। वो मानते हैं कि दुनिया में उससे ऐसा तीरंदाज और कोई नहीं है। और तो और माँ, वो अपना तारीफ खुद ही अपने मुंह से करना पसंद करते हैं। अपने इस शौक की वजह से वो राजपाट के कार्यों को भी ठीक से नहीं देखते। सारा राजपाट मंत्रियों और वजीर के सहारे ही चल रहा है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? तू फिक्र मत कर बेटी, मैं इस मुसीबत से तुझे निकाल लूंगी। बस तू ठीक वैसे ही करना जैसे कि मैं तुझे समझाती हूँ। सुनो बेटी, इस बार जब राजा तुमसे अपने निशाने के बारे में पूछे तो तुम ये कह देना। उसके बाद माँ अपनी बेटी के कान में एक योजना बताने लगी। सारी योजना सुनने के बाद बेटी ने कहा, बहुत अच्छा माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। अगले शाम को जब राजा ने अपने तीरंदाजी के बारे में रानी से पूछा, कहो सुंदरी, हम जैसा निशानेबाज है क्या इस पूरी दुनिया में? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपने दिल की बात कहूँ। हाँ हाँ कहो रानी, तुम क्या कहना चाहती हो? तो महाराज सुनिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में आपसे बेहतर तीरंदाज कोई है या नहीं, तो आपको इसके लिए पूरी दुनिया घूमनी होगी। घर पर बैठे बिठाए तो आपको अपने से अच्छा तीरंदाज मिलने से रहा नहीं। अगर यही बात है तो फिर ठीक है, मैं अपने से अच्छा निशानेबाज ढूंढने के लिए आज ही निकल जाता हूँ। लेकिन मुझसे अच्छा तीरंदाज अगर कोई ना हुआ तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सुंदरी, तो सुनो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे सबसे अच्छा निशानेबाज मानना होगा, और अगर तुम जीती तो मैं 1 साल तक तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। बोलो, मंजूर है? मुझे मंजूर है। और इस प्रकार राजा अपने से अच्छे तीरंदाज की खोज में निकल पड़ा। वो 1 सप्ताह तक यूं ही भटकता रहा। आखिर एक दिन उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में धनुष बाण था। उसे देखते ही राजा ने सोचा, अरे वो कौन खड़ा है? उसके हाथ में धनुष बाण भी है। चलो, इतने दिनों बाद कोई दिखा तो सही, चलकर उसी से पूछता हूँ। क्यों भाई, तीर कमान हाथ में लिए हो, तुम क्या किसी शिकार की तलाश कर रहे हो क्या? शिकार तो मैं कर चुका हूँ भाई, अब तो उसके नीचे गिरने की राह देख रहा हूँ। मगर तुम कौन हो? मैं बुद्धराज हूँ और अपने से बड़े किसी निशानेबाज की तलाश में निकला हूँ। लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम हो कौन और शिकार के गिरने से तुम्हारा क्या मतलब है? सुनो मित्र, मेरा नाम धनुषराज है। शिकार गिरने में तो अभी काफी समय पड़ा है। तब तक तुम मुझे ये बता डालो कि निशानेबाजी में तुमने क्या क्या तीर मारा है, जो तुम अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में इस तरह से जंगल जंगल घूम रहे हो, हैं? राजा पुत्रराज ने अपने तीरंदाजी के गुण उसे बताए और फिर गर्व से बोला, हाँ, तो अब तुम बताओ, मेरे जैसा तीरंदाज है कहीं पर? तुम हंसते क्यों हो भाई? मैंने कोई मजाक तो नहीं किया? अरे अच्छा होता कि ये सचमुच ही मजाक होता। अफसोस है कि तुम शर्त हार गए हो। अब तुम्हें 1 वर्ष तक अपनी पत्नी और घर से दूर रहना होगा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जमीन पर एक पक्षी आकर गिरा जो कि घायल था और उसके शरीर पर एक बाण लगा हुआ था। उसे देखते ही धनुषराज ने कहा, आ गया मेरा शिकार, ये देखो। राजा पुत्रराज यह सब देखकर बहुत ही हैरान था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ना तो इसने मेरे सामने शिकार किया और ना ही कोई तीर चलाया। फिर तीर से घायल ये पक्षी,
यहाँ पर कैसे आकर गिर पड़ा? ये सब क्या करिश्मा है भाई? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे हुआ ये? मेरा नाम धनुष राज यूं ही नहीं है, जानते हो? इस पक्षी को मैंने 30,000 फुट की ऊंचाई पर यहाँ से 1 मील दूर से तीर मारा था। मुझे इसके गिरने के स्थान का पूरा अनुमान था, जो कि बिल्कुल सही निकला। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो पक्षी पर लगे हुए तीर से मेरे तरकश में रखे हुए तीर को मिलाकर देख लो, तुम्हें यकीन हो जाएगा। राजा ने पक्षी पर लगा हुआ तीर निकाला और फिर धनुष राज के तरकश का एक तीर लिया और दोनों को मिलाकर देखा। दोनों तीर तो एक से ही हैं। इसका मतलब कि मैं शर्त हार गया और शर्त के मुताबिक अब मुझे 1 वर्ष तक अपनी पत्नी को अपना मुंह नहीं दिखाना है। फिर क्यों ना मैं धनुष राज के साथ ही रहूं। इसके साथ रहकर मैं धनुर्विद्या में और भी माहिर हो जाऊंगा। भाई, मैं मान गया तुम्हें। तुम सचमुच में ही मुझसे 1000 गुना अच्छे तीरंदाज हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो और इस प्रकार मैं 1 वर्ष तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वाह, मुझे भी तुम जैसे किसी व्यक्ति की तलाश थी। शिष्य तो नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपना मित्र बनाकर अपने साथ रख सकता हूँ। मुझे मंजूर है। तो फिर चलो, मैं तो दुनिया देखने के लिए निकला ही था। अब तुम्हारा साथ पाकर समय आसानी से गुजर जाएगा। इस प्रकार दोनों आगे बढ़ने लगे। नदी, नाला और शहर घूमते घूमते वो एक पर्वतीय इलाके में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक पहाड़ पर खड़ा हुआ आदमी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहा था। ये देखो, ये पर्वत पर आदमी कौन खड़ा है और इस प्रकार से वो हंस रहा है? अवश्य ही वहां कोई तमाशा हो रहा हो। देखते हैं, आ जाओ। परंतु जब वो दोनों उस आदमी के पास पहुंचे तो वहां पर कोई तमाशा नहीं हो रहा था। सुनो मित्र, इस प्रकार से हंस क्यों रहे हो? अरे, मुझे तो ये कोई पागल लगता है। क्या कहा? पागल? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? अब क्षमा करना मित्र, हमसे गलत फहमी हो गई थी। दरअसल बात यह है कि हम तुम्हें बिना कारण के ही हंसता देखकर सोच में पड़ गए थे। ओह, मगर मैं बिना कारण के कभी नहीं हंसता। जानना चाहते हो कि मैं क्यों हंस रहा था? तो सुनो, मेरा नाम गिदरास है और मैं 40,000 मील दूर तक देख सकता हूँ। यहाँ से 15,000 मील दूर एक बाजीगर तमाशा दिखा रहा था। बस उसी तमाशे को देखकर मैं लोटपोट हुआ जा रहा था, लेकिन तुम दोनों ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। ओह, इस बात के लिए हमें माफ कर देना। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा इस दुनिया में कौन कौन है? कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला ही हूँ। तब दोनों ने अपनी अपनी योग्यताएं गीतराज को बताई, जिसे सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। वाह, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया। तो फिर चलो, हम तीनों एक साथ इस दुनिया की सैर करेंगे। उसके बाद वो तीनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ चले। तीनों मित्र देश विदेश की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और एक दिन वो एक भयानक जंगल में पहुंचे, जहां पर राजा की दृष्टि एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर राजा सोचने लगा, इस भयानक जंगल में ये अकेला आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? अब क्यों मित्र, इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हो? अरे, लकड़ी काटते काटते अच्छी लकड़ियों की खोज में मैं अपने घर से 40,000 मील दूर निकल आया हूँ। यहाँ काफी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी मुझे। क्या
सिर्फ लकड़ियां काटने के लिए 40,000 मील दूर निकल आए। हाँ, मगर ये सच है कि मेरा घर उत्तर दिशा में यहाँ से 40,000 मील दूर है। तुम अवश्य ही हमसे मजाक कर रहे हो। भला ऐसा भी कभी हुआ है क्या? और फिर तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा वगैरह भी दिखाई नहीं पड़ता। मुझे घोड़े की क्या ही जरूरत है। मैं तो घोड़े से भी 100 गुना तेजी के साथ दौड़ सकता हूँ। 1000 मील में 1 ही मिनट में तय कर लेता हूँ। मेरा नाम ध्रुतराज है। तुम कितना सच बोल रहे हो ये अभी पता चल जाएगा। दोस्त गिद्धराज, जरा देख कर बताओ कि ध्रुतराज सच बोल रहा है या फिर नहीं। अभी देखता हूँ। उत्तर दिशा की ओर 40,000 मील दूर एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ की छाया में सिर्फ एक ही मकान बना हुआ है। वही मेरा मकान है। इसके बाद वो सभी आपस में एक दूसरे को अपने अपने गुण बताने लगे। सबके गुण जानने के बाद वो बोला, मित्रों, घर में मैं अकेला पड़ा मैं बिल्कुल उदास हो जाता हूँ। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ रख सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं मित्र। हम लोग दुनिया की सैर पर निकले हैं। तुम भी साथ में रहोगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। इस तरह से वो 3 से 4 हो चुके थे। चलते चलते वो एक नगर में जा पहुंचे। ध्रुतराज वहां पर पहले ही पहुंच चुका था। नगर में पहुंचने के बाद राजा ने कहा, हैरानी की बात है कि सारे बाजार बंद हैं, गलियां सूनी पड़ी हैं। आखिर कारण क्या हो सकता है? मुझे पास ही एक पेड़ के नीचे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उन्हीं के पास चलकर नगर की उदासी का कारण पूछना चाहिए। कुछ ही पलों में वे उस पेड़ के नीचे जा पहुंचे जहां पर एक बुजुर्ग आदमी उनसे मिला। मित्र, आप लोग कौन हो? हम तो मुसाफिर है बाबा। नगर में उदासी छाई देखी तो कारण पूछने के लिए आपके पास चले आए। हमारे राजा का एक ही लड़का है, मगर इस समय वो एक भयानक बीमारी का शिकार है। इसका इलाज इस शहर से 20,000 मील दूर एक अमृत झरने का पानी है। वैद्य जी कहते हैं कि अगर शाम तक अमृत झरने का पानी राजकुमार को ना पिलाया गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए महाराज ने एक शर्त भी रखी है कि जो कोई भी वो पानी लाएगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह करके उसे आधा राज्य भी दे देंगे। ओह, तो ये बात है। चारों दोस्त आपस में सलाह मशवरा करने लगे और फिर कुछ देर बाद वे उस आदमी से कहने लगे, हमें अपने राजा का महल दिखाओ। हम वो जल 1 घंटे से भी पहले ला सकते हैं। उस आदमी से रास्ता के बारे में पूछकर चारों मित्र महल में जा पहुंचे। दरबार ने उन्हें राजा के सामने पेश किया। हमें तुम्हारी बातों पर यकीन तो नहीं आता, मगर फिर भी हम तुम्हें इस शर्त पर जाने देंगे कि अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारे बाकी मित्रों का सिर काट दिया जाएगा। बोलो। मुझे मंजूर है महाराज। उसकी ये बात सुनकर बाकी तीनों मित्र हैरान थे। तब धनुष राज बोला, हमें ये शर्त मंजूर नहीं है। अगर किसी कारण से तुम्हें रास्ते में देर हो गई तो बेकार में ही हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे अपनी चाल पर पूरा भरोसा है। अगर समय पड़ने पर मित्र ही मित्र के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा?
यदि तुम्हें यह शर्त मंजूर नहीं है तो मुझे मंजूर है। मित्र, तुम जल्दी से जाओ और वो जल लेकर आओ। फिर से रास्ता की जानकारी प्राप्त करके ध्रुतराज अमृत कलश की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर के बाद गिद्धराज ने उसे देखना आरंभ किया। तब राजा बुद्धराज ने कहा, प्रिय मित्र गिद्धराज, जरा देखकर बताओ कि धृतराज इस समय कहाँ पर है और झरने से कितनी दूर है। लो, वो तो झरने तक जा भी पहुंचा और अब पानी भर रहा है। मगर अरे, ये क्या? जिस वृक्ष के नीचे बैठा ध्रुतराज झरने का पानी एक लोटे में भर रहा है, उसी वृक्ष से एक भयानक अजगर उतरकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी धनुष राज ने अपना धनुष और तीर संभाला और कहने लगा, क्या तुम उस अजगर की मुझे सही सही स्थिति बता सकते हो? मैं अपने तीर से हजारों मील दूर बैठे उस अजगर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। बताओ। तीर एकदम निशाने पर लगा है और लो, अजगर की पकड़ भी ढीली होते जा रही है। बस अब कुछ ही क्षणों में वो पहुंचने ही वाला है। कुछ देर बाद ध्रुतराज तेज गति से भागता हुआ महल में आ पहुंचा। उसके हाथों में एक कलश था जिसमें उस झरने का जल भरा हुआ था। वेद जी ने राजकुमार को अमृत झरने का जल पिलाया। जल पीने के बाद राजकुमार ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया पिताजी। वाह वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तो अब तुम में से किसी एक के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, मगर यह फैसला तुम्ही को मिलजुल कर लेना होगा कि मेरी बेटी का हाथ तुम में से कौन थामेगा। राजकुमारी से विवाह करने का असली हकदार तो धृतराज ही है महाराज। वही अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों मील दूर से अमृत जल लाया है। धनुषराज और गिद्धराज ने तो केवल उसकी मदद की है। ये झूठ है महाराज, ये सारी योजना तो मेरी ही थी। योजना? कैसी योजना? मैं सच कहता हूँ महाराज, अगर मैं योजना ना बनाता तो हम कभी भी इस राज्य में ना पहुंचते और ना ही हमें आपके महल में चल रहे षड्यंत्र का पता चलता। सुनिए महाराज, हम तीनों में से किसी में भी कोई विशेष योग्यता नहीं है। हम तीनों रंगपुरी के मशहूर ठग हैं, मगर हम इस ठगी के धंधे से बिल्कुल उकता चुके थे और चाहते थे कि शरीफों की तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। तब एक दिन राजा बुद्धराज की पत्नी यानी रानी सुंदरी की माँ हमारे पास आई और उन्होंने ही हमें एक ऐसी योजना बनाने के लिए कहा जिससे महाराज बुद्धराज का घमंड टूट सके और वो निर्दोष पक्षियों की हत्या ना करें। उनके कहने पर ही हम भेष बदलकर महाराज का पीछा करने लगे और वक्त पड़ने पर जब मैं धनुषराज बनकर महाराज के सामने पहुंचा और उन्हें बातों में उलझाया, इसी बीच गिद्धराज ने मेरे ही जैसे एक तीर से एक पक्षी मार गिराया और महाराज ने मुझे चमत्कारी तीरंदाज मान लिया और महारानी जी को दिया हुआ वचन निभाया। ओह, फिर आगे क्या हुआ? हाँ महाराज, योजना के अनुसार हम आगे बढ़े तो आपका परिचय गिद्धराज और ध्रुतराज से हुआ, जबकि वास्तव में ध्रुतराज के पास भी एक तेज घोड़ा था। मैंने जानबूझकर अपने घोड़े की गति धीमी रखी ताकि ध्रुतराज हमसे पहले इस नगर में पहुंच जाए और यहाँ पहुंचकर हमने सारे शहर की छाई उदासी का कारण पूछा तो राजकुमार की बीमारी का उपाय जानकर अमृत झरने का पता चलने के बाद मैं वैद्य जी के घर पर गया। जब मैं वैद्य जी के घर पे पहुंचा तो मैंने उन्हें आपके महामंत्री से बातें करते हुए सुना। मैं छिपकर उनकी बातें सुनने लगा, जहां वैद्य जी मंत्री से कह रहे थे, सूरज छिपने के बाद वो दवा के बहाने राजकुमार को जहर दे देंगे। वाह वैद्य जी वाह, बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसा कर देंगे तो मैं आपको माला माल कर दूंगा। मुझे ये समझते हुए देर न लगी कि ये षड्यंत्र महामंत्री और वैद्य का रचाया हुआ है। महामंत्री के जाते ही मैंने वैद्य को अकेला पाकर दबोच लिया और डराने धमकाने पर उसने सारा सच मुझे बता दिया।
कि ये सारा खेल महामंत्री का रचा हुआ है। मैंने वैद्य से राजकुमार की बीमारी को ठीक करने की दवा हासिल कर ली और उसके बाद की सारी कहानी तो आपके सामने ही है। तो सच्चाई ये है कि राजकुमार को नगर के ही एक कुएं के पानी में दवा मिलाकर पिलाई गई है, जिससे राजकुमार स्वस्थ हो गए। वो सारी कहानी छोटी थी जो गिद्धराज ने आपको सुनाई थी। सैनिकों ने महामंत्री और वेद को उसी समय कारागार में डाल दिया। तुम्हारा फैसला अब स्वयं राजकुमारी ही करेंगे। माना कि तुम तीनों ठग हो, लेकिन आज तुम्हारे ही कारण एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तुम्हारे भीतर एक अच्छा इंसान बनने की लालच भी है, इसीलिए शर्त के मुताबिक मैं विवाह तो द्रुतराज से ही करूंगी, क्योंकि तुम राजा पोतराज के मुजरिम हो, इसीलिए पहले उनकी अनुमति लेनी चाहिए। राजा पोतराज का घमंड अब चूर चूर हो चुका था। उसने इसके लिए कोई आपत्ति नहीं की। इसके बाद राजा पोतराज ने धनुषराज और गिद्धराज को अपने विशेष सहयोगी नियुक्त कर लिया और वापस महल लौट आया। महल लौटने पर राजकुमारी महाराज को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। रानी, अब हमें समझ में आ चुका है कि निर्दोष पक्षियों को अपने शौक के लिए मारना ठीक बात नहीं है। अब से हम तीरंदाजी तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने राजपाट का भी पूरा ध्यान रखेंगे और किसी भी निर्दोष पक्षी की हत्या नहीं करेंगे। इसके बाद राजा पोतराज और उनकी रानी एक शांतिमय और सुखमय जीवन बिताने